नमस्ते बच्चों। देखिए, हम पढ़ रहे थे हमारे हिस्ट्री की बुक का चैप्टर 5, जिसका नाम है जब जनता बगावत करती है 1857, और उसके बाद इसको पढ़ रहे थे। और इसमें हमने कुछ पढ़ लिया था, जैसे नीतियाँ और लोग पढ़ लिए थे। इसमें हमने देख लिया था कि भी अंग्रेजों ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा जो नीतियाँ बनाई गई थी, उनके राजा रानी किसान जमींदार सिपाही आदि पर क्या क्या इनके प्रभाव पड़े। फिर हमने देखा था नवाबों की छिनती सत्ता। तो इसमें हमने नवाबों की 18वीं शताब्दी में जो सहायक संधियाँ और हड़प नीति की गई थी, इससे जो नवाबों की सत्ता है वो छीनने लग गई थी। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के पुत्र को राजा माने सिंह का कर दिया, और पेशवा बाजीराव द्वितीय को पेंशन भी बंद कर दी थी। ठीक है, तो ये सब हमने पढ़ लिया था। 1801 में सहायक संधि अवध के साथ की गई थी। 1856 में अंग्रेजों ने अवध को अपने नियंत्रण में ले लिया था। और 1849 में डलहौजी ने ऐलान किया था कि बहादुर शाह जफर को लाल किले से निकाल दिया जाएगा, दिल्ली में कहीं और बसाया जाएगा। ठीक है, 1856 में कैनिंग ने कहा था कि बहादुर शाह जफर आखिरी बादशाह होंगे, और जो है बादशाह जो है उसको जो भी वंशज होंगे उनको बादशाह नहीं माना जाएगा, उनको सिर्फ राजकुमार माना जाएगा। फिर हमने पढ़ा था किसान और सिपाही। ठीक है, जो किसान थे और सिपाही मूल रूप से किसान थे, और इनसे बहुत ज़्यादा टैक्स लिया जाता था। इनके खिलाफ नए नए नियम बना दिए थे, तो ये सब इनसे परेशान थे, और ज़बरदस्ती इनको समुद्र पार भेजा जा रहा था, तो इनकी धार्मिक भावना को भी ठेस पहुंची थी। ठीक, 1824 में सिपाहियों ने समुद्र के रास्ते से बर्मा जाने से के आदेश से इनकार कर दिया था कि हमें बर्मा नहीं जाना है। और 1856 में कंपनी ने कानून बनाया, और उसमें इन्होंने कहा था कि अगर कोई भी व्यक्ति जो कंपनी की सेना में नौकरी करेगा, उसे कभी भी समुद्र पार भेजा जा सकता है। फिर हमने पढ़ा था सुधारों पर प्रतिक्रिया, जैसे सती प्रथा को रोकने के लिए, विधवा विवाहों को बढ़ावा देने के लिए कानून बनाए गए। ठीक है, अंग्रेज शिक्षा को बढ़ावा दिया गया, ईसाई धर्म का प्रचार प्रचार खूब किया गया था, और सैनिक विद्रोह जन विद्रोह बन गए, ये भी हमने पढ़ा था। ठीक है, तो जो शुरुआत हुई थी वो मई 1857 मेरठ के से शुरू हुई थी, ये सब हमने पढ़ लिया था। और ये कहा गया कि 19वीं सदी में उपनिवेशवाद के खिलाफ दुनिया भर में यह सबसे सशस्त्र संघर्ष मानते हैं इसको। देखिए, एक शब्द हम पढ़ लेते हैं कि उपनिवेशवाद क्या होता है। देखिए, उपनिवेश क्या होता है, जब कोई शक्तिशाली देश के द्वारा किसी कमजोर देश पर अपना अधिकार कर लेना, ये उपनिवेश होता है। जैसे भारत है, तो भारत क्या है, इंग्लैंड का या अंग्रेजों का उपनिवेश रहा है। ठीक है, अब हमने ये भी पढ़ा था कि मेरठ से दिल्ली तक कैसे ये विद्रोह पहुंचा था, और सिपाही कैसे दिल्ली में पहुंच गए थे, और उन्होंने बहादुर शाह जफर को अपना नेता घोषित कर दिया था। और उन्होंने जो भारतीय राज्य है उनसे चिट्ठियां भेजी थी लिख कर कि हम एक संघ बनाए अंग्रेजों के खिलाफ। ठीक है, अब हम आगे पढ़ना स्टार्ट करते हैं। इतना तो हमने पिछले वीडियो में पढ़ लिया था। इसमें हम पढ़ेंगे बगावत फैलने लगी। देखिए, बगावत फैलने लगी, एक के बाद एक हर रेजिमेंट में सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया। तो जो हर रेजिमेंट थी उनमें सिपाहियों ने विद्रोह करना शुरू कर दिया था। दिल्ली, कानपुर, लखनऊ जैसे मुख्य बिंदुओं पर दूसरी टुकड़ियों का साथ देने को निकल पड़े। उनकी देखा देख कस्बों और गांवों के लोग भी बगावत के रास्ते पर चलने लगे, और वे स्थानीय नेताओं, जमींदारों, मुखियाओं के पीछे संगठित हो गए। कानपुर स्वर्गीय पेशवा बाजीराव के दत्तक पुत्र नाना साहब ने अंग्रेजों को खदेड़ दिया। जो कानपुर था, वहां से जो है पेशवा बाजीराव के दत्तक पुत्र था नाना साहब, इन्होंने अंग्रेजों को वहां से खदेड़ दिया, और खुद को पेशवा घोषित कर दिया। ठीक है, नाना साहब ने, और उन्होंने ऐलान किया कि वह बादशाह बहादुर शाह जफर के तहत गवर्नर है। तो जो नाना साहब थे, इन्होंने कहा था कि बहादुर शाह जफर का मैं गवर्नर हूँ। जो लखनऊ था, तो लखनऊ में नवाब वाजिद अली शाह के बेटे बिरजिस कद्र को नया नवाब घोषित कर दिया। तो लखनऊ का नवाब जो था वो बिरजिस कद्र को घोषित कर दिया, और उसकी माँ बेगम हजरत महल ने अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा संभाला था। तो लखनऊ में बेगम हजरत महल ने जो है वो क्रांति का नेतृत्व किया था। और झांसी झांसी में देखो, रानी लक्ष्मीबाई ने नाना साहब के सेनापति तात्या टोपे के साथ मिलकर अंग्रेजों को भारी चुनौती दी थी। तो झांसी में रानी लक्ष्मीबाई थी, नाना साहब का सेनापति थे तात्या टोपे, इन्होंने मिलकर के अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी थी। मांडला जो मध्य प्रदेश में है, वहां पर राजगढ़ की रानी अवंतीबाई लोधी ने 4000 सैनिकों की फौज तैयार की, और अंग्रेजों के खिलाफ उसका नेतृत्व किया। तो मांडला जो मध्य प्रदेश में है वह, ठीक है, वहां की राजगढ़ की रानी थी अवंतीबाई लोधी, ये अंग्रेजों से लड़ी थी। फैजाबाद फैजाबाद में
मौलवी अहमदुल्ला शाह ने अपने समर्थकों की एक विशाल संख्या जुटाकर अंग्रेजों से लड़ने लखनऊ जा पहुंचे। तो फैजाबाद में कौन थे? मौलवी अहमदुल्ला शाह, और ये अपने समर्थकों को लेकर के लखनऊ चले गए थे लड़ने के लिए अंग्रेजों से। देखो बरेली, बरेली के सिपाही वक्त खान ने लड़ाकों की एक विशाल टुकड़ी के साथ दिल्ली की ओर कूच कर दिया। तो बरेली में जो क्रांति हुई थी उसका नेतृत्व वक्त खान ने किया था। और बिहार, बिहार में जमींदार कुंवर सिंह ने विद्रोही सिपाहियों का साथ दिया और महीनों तक अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी। बिहार के थे ये जमींदार कुंवर सिंह, ये 80 साल के थे और इनके एक हाथ में गोली लग गई थी तो इन्होंने अपना हाथ काट दिया था। ठीक है, तो और ये अंग्रेजों से लड़ते रहे थे। देखिए एक नोट लिखा है मैंने, इसको पढ़ लेते हैं। 6 अगस्त 1857 को लेफ्टिनेंट कर्नल टाइटलर ने अपने कमांडर इन चीफ को टेलीग्राफ भेजा जिसमें उसने लिखा, हमारे लोग विरोधियों की संख्या और लगातार लड़ाई से थक गए हैं। एक एक गांव हमारे खिलाफ है, जमींदार भी हमारे खिलाफ खड़े हो रहे हैं। तो जो टेलीग्राफ भेजा था टाइटलर ने अपने कमांडर इन चीफ को, तो उसमें इन्होंने यहाँ की जो स्थिति थी तो उसका वर्णन किया है। उसने कहा कि यहाँ हर कोई हमारा विरोधी है, सारे गांव के लोग और जो जमींदार है सब हमारे विरोधी है। तो उस टाइम जो हालात थे क्रांति के समय, तो उसको लिख करके इन्होंने भेजा था। कंपनी का पलटवार, कंपनी ने अपनी पूरी ताकत लगाकर विद्रोह को कुचलने के लिए इंग्लैंड से और फौजी मंगवाए। तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी इसने इंग्लैंड से और फौजी मंगवाए थे इस विद्रोह को, जो 1857 क्रांति हुई थी इसको कुचलने के लिए। विद्रोहियों को जल्दी सजा देने के लिए नए कानून बनाए और विद्रोह के मुख्य केंद्रों पर धावा बोल दिया। जो विद्रोही थे जिन्होंने विद्रोह किया था तो इनको सजा देने के लिए नए कानून बनाए, और जो मुख्य केंद्र थे लड़ाई के, जहाँ ज़्यादा लड़ाई हो रही थी तो वहाँ पर इन्होंने हमले कर दिए थे। सितंबर 1857 में दिल्ली दोबारा अंग्रेजों के कब्जे में आ गई और बहादुर शाह जफर पर मुकदमा चलाया गया और उन्हें आजीवन कारावास की सजा दी गई। उनके बेटों को उनकी आंखों के सामने गोली मार दी गई। तो सितंबर 1857 में दिल्ली अंग्रेजों के नियंत्रण में आ गई और बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार कर लिया और उन पर मुकदमा चलाया और उन्हें कहा कि आजीवन कारावास की सजा दी गई और जो उनके बेटे थे उनको गोली मार दी गई थी। अक्टूबर 1858 में बहादुर शाह जफर और उनकी पत्नी बेगम जीनत महल को रंगून जेल में भेज दिया गया। अक्टूबर 1858 में बहादुर शाह जफर और उनकी पत्नी थी बेगम जीनत महल, इनको रंगून या जेल में भेज दिया गया। बर्मा या म्यांमार में है रंगून जेल, वहां भेज दिया गया था। इसी जेल में नवंबर 1862 में बहादुर शाह जफर ने अंतिम सांस ली, यानी जो रंगून जेल थी यहीं पर नवंबर 1862 में बहादुर शाह जफर की मृत्यु हो गई थी। मार्च 1858 में लखनऊ अंग्रेजों के कब्जे में आ गया। तो लखनऊ अंग्रेजों के कब्जे में कब आया था? मार्च 1858 में। जून 1858 में रानी लक्ष्मीबाई की शिकस्त हुई, यानी जून 1858 में रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों से हार गई थी और उन्हें मार दिया गया। तात्या टोपे मध्य भारत के जंगलों में रहते हुए आदिवासियों और किसानों की सहायता से छापामार युद्ध चलाते रहे। जो तात्या टोपे थे नाना साहब के सेनापति, ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, जो मध्य भारत में जंगलों में रहते थे जो आदिवासी और किसान थे इनसे मिलकर के, इनके साथ मिलकर के इन्होंने छापामार युद्ध करते रहे थे। ठीक है, ये जो तात्या टोपे थे छापामार युद्ध करते रहे। विद्रोह के फिर बाद में इनको भी गिरफ्तार कर लिया गया तात्या टोपे को धोखे से, और इन्हें भी फांसी दे दी गई थी। विद्रोह के बाद के साल, जब विद्रोह हो गया तो उसके बाद के साल के बारे में पढ़ते हैं क्या हुआ था। अंग्रेजों ने 1859 के आखिर तक देश पर दोबारा नियंत्रण पा लिया था। ब्रिटिश संसद ने 1858 में एक नया कानून पारित किया और ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ में सौंप दिया। तो जो ब्रिटिश संसद थी, जो ब्रिटेन की संसद थी, इसने 1858 में एक नया कानून बनाया, पारित किया था और इसमें जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो सारे अधिकार थे वो ब्रिटिश साम्राज्य यानी जो ब्रिटेन के राजा या रानी थे तो उन्होंने अपने हाथ में ले लिए थे। ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक सदस्य को भारत मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। उसे सलाह देने के लिए एक परिषद यानी इंडिया काउंसिल का गठन किया गया।
तो जो ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक सदस्य को भारत के मंत्री के रूप में नियुक्त कर दिया और उसे सलाह देने के लिए एक परिषद बनाई थी जिसको बोलते हैं इंडिया काउंसिल। इसका निर्माण किया गया था। भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय का ओहदा दिया गया, यानी जो हम भारत में जो गवर्नर जनरल पढ़ते हैं तो गवर्नर जनरल का नाम परिवर्तित करके उसको वायसराय बना दिया गया और उसे इंग्लैंड के राजा रानी का निजी प्रतिनिधि घोषित कर दिया गया था। अंग्रेज सरकार ने भारत के शासन की जिम्मेदारी सीधे अपने हाथों में ले ली। जो अंग्रेज सरकार थी उसने जो भारत के शासन की जिम्मेदारी अपने हाथों में ले ली थी। देश के सभी शासकों को भरोसा दिया गया कि भविष्य में कभी भी उनके भू क्षेत्र पर कब्जा नहीं किया जाएगा। तो देश के जितने भी राजा थे तो उनसे कहा गया था अंग्रेजों की तरफ से कि तुम्हारे जो भी भू क्षेत्र है यानी तुम्हारी भूमि है, जो तुम्हारी रियासत है, इस पर हम कभी अधिकार नहीं करेंगे तथा भारतीय शासकों को ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन शासन चलाने की छूट दी गई। सेना में भारतीय सिपाहियों का अनुपात कम करने और यूरोपीय सिपाहियों की संख्या बढ़ाने का फैसला लिया गया। तो सेना में जो भारतीय सिपाही थे उनकी संख्या कम कर दी गई और जो अंग्रेजों के जो सिपाही थे उनकी संख्या बढ़ा दी गई। अवध, बिहार, मध्य भारत और दक्षिण भारत से सिपाहियों को भर्ती करने की बजाय गोरखा, सिखों और पठानों में से ज़्यादा सिपाही भर्ती किए जाएंगे। अवध, बिहार और मध्य भारत और दक्षिण भारत से सिपाहियों को भर्ती करने की बजाय उन्होंने कहा गोरखा, सिखों और पठानों को ज़्यादा से ज़्यादा भर्ती किया जाए। मुसलमानों की ज़मीन और संपत्ति बड़े पैमाने पर जब्त की गई। जो मुसलमान थे उनकी ज़मीन और उनकी जो जायदाद थी वो अंग्रेज़ों ने अपने नियंत्रण में ले ली थी। उन्हें संदेह व शत्रुता के भाव से देखा जाने लगा। अंग्रेज़ों को लगता था कि यह विद्रोह उन्होंने खड़ा किया था। तो जो मुसलमान थे उनको संदेह की दृष्टि से देखते थे, शत्रुता भाव रखते थे। उन्हें लगता था कि जो विद्रोह हुआ है ये मुसलमानों द्वारा ही किया गया है। अंग्रेजों ने फैसला लिया कि वे भारत के लोगों के धर्म और सामाजिक रीति रिवाजों का सम्मान करेंगे। अंग्रेजों ने कहा कि हम भारत के जो लोग हैं उनकी जो धर्म है, परंपरा है, सामाजिक रीति रिवाज है, उनका हम सम्मान करेंगे। भूस्वामियों और जमींदारों की रक्षा करने तथा जमींदार पर उनके अधिकारों को स्थायित्व देने के लिए नीतियां बनाई गई। जो भूस्वामी है और जमींदार है उनकी रक्षा करेंगे और जमींदार और उनके अधिकारों के स्थायित्व देने के लिए नीतियां बनाई गई थी। देखिए जब भारत में 1857 का विद्रोह हुआ था तो ऐसे ही एक विद्रोह हुआ था चाइना में, तो वो पढ़ लेते हैं। उस विद्रोह का नाम है ताइपिंग विद्रोह। ये चीन में हुआ था। चीन के दक्षिणी भाग में 1857 के समकालीन एक विद्रोह हुआ था। जब हमारे यहाँ 1857 क्रांति हुई थी तो चीन में भी एक विद्रोह हुआ था, ताइपिंग विद्रोह, जो 1857 में। यह विद्रोह 1850 में शुरू हुआ और 1860 के मध्य में जाकर खत्म हुआ। ताइपिंग विद्रोह 1850 में शुरू हुआ और 1860 के मध्य में जाकर खत्म हुआ था। ताइपिंग विद्रोह, इसका नेतृत्व किसने किया था? होंग जिकुआंग। ठीक है, ताइपिंग विद्रोह का नेतृत्व होंग जिकुआंग के द्वारा किया गया था। अब ये ताइपिंग विद्रोह हुआ था तो इसका उद्देश्य क्या था? ताइपिंग के विद्रोही एक ऐसे साम्राज्य की स्थापना करना चाहते थे जहां ईसाई धर्म को माना जाएगा। जो ताइपिंग के विद्रोही थे वो ईसाई धर्म को मानने वाले धर्म की स्थापना करना चाहते थे, जहां किसी के पास निजी संपत्ति नहीं हो, जहां किसी के पास अपनी पर्सनल संपत्ति नहीं हो, जहां सामाजिक वर्गों और स्त्री पुरुषों के बीच कोई भेदभाव नहीं हो, जहां अफीम, तंबाकू, शराब के सेवन तथा जुए, वेश्यावृत्ति और गुलामी पर पाबंदी होगी। ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर हो गया कंप्लीट। और वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना, कमेंट करना और थैंक यू बच्चों।